हेलो, ग्रुप 1 वाले बच्चे वेट कर रहे हैं। बेटा एक खंबे के पीछे एक दो जो बच्चे बैठे हैं, थोड़ा सा इधर हो जाओ बेटा। श्रुति थोड़ा सा इधर हो जाओ। हाँ तुम इधर जाओ, खंबा बचा के बेटा। ठीक है। चलिए बालक, हाँ ध्यान दीजिए प्लीज। किताब दे दीजिएगा भरत भाई, सेकेंड ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस खत्म हो गया था, तो आज टाइम खाली था, तो मैंने सोचा खाली बैठ के क्या करेंगे, एक दो एस पढ़ा देते हैं। कोई गलत तो नहीं है कि नहीं? फर्स्ट ग्रुप का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, कैमरा के सामने मत बैठना। अरे मत तंग करो यार, बेचारा ऐसे ही बहुत परेशान रहता है। थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, इससे थोड़ा इधर हो जाओ। नहीं हो गए, थोड़ा सा हो जाओ बेटा। हाँ चलो ध्यान दो। हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और एस में हम लोगों ने एक दो एस पढ़ा भी था नहीं? तो चलिए बाकी एक दो और पढ़ लेते हैं आज और कल में। जितना काम निकल जाए उतना अच्छा रिवीजन का टाइम मिलेगा। अब शुरू से पढ़ते हैं। शुरू से करते हैं AS4। एकदम छोटा सा एस है। देखिए इसका नाम क्या है, कुछ नहीं करना है, बस एस की बुक निकाल कर रखिए अपने सामने, जहां मैं कहूंगा मार्क करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। याद करने के लिए बस मार्क कर लीजिए ताकि लिखने के समय बचे। हाँ जी, एडवांस अकाउंट में कौन सा नोट्स मिलेगा? कॉन्सेप्ट का ना, उसमें एस नहीं है, एस यही है। एस तो इतना समरी किया, अब और समरी करेंगे तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा। एस में कितना समरी होगा? AS4 है बेटा, बिल्कुल 1.1, बिल्कुल शुरुआत बोनी। देखिए इसमें दो बातें हैं, कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। लेकिन क्या हुआ कि बाद में कंटिजेंसी इसमें से निकल गया। याद है कंटिजेंसी कहीं पढ़ा था हम लोगों ने, AS29। अब बेचारा बच गया बस इसमें, ठीक है कि नहीं? मान लो बनर्जी में से जी निकल जाए तो क्या बचेगा? बनर्जी में से जी निकल जाए, बानर बच जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो देखो यहां भी ये कंटिजेंसी निकल गया, बच गया इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब 2 मिनट का एस है बेटा, ये 2 से तीसरा मिनट नहीं होना है, एस खत्म। लेकिन इसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट है पीएल और बैलेंस शीट पे। देखिए समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स। ये वो इंपॉर्टेंट इवेंट, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते, ठीक है ना? सिग्निफिकेंट इवेंट हो, ठीक है? इतनी सारी गर्ल्स बैठी हैं, मान लो किसी ने टॉफी दे दिया, तो टॉफी क्या बोले, फेंको साले को। लेकिन मान लो कोई 1 फीट का चॉकलेट दे, तो फिर तो उससे बात करनी पड़ेगी ना भाई। 1 फीट का चॉकलेट तो बहुत बड़ी बात होती है, और 1/2 काफी बड़ा, एकदम थाली टाइप का चॉकलेट। तो देखो सिग्निफिकेंट इवेंट, छोटी मोटी बातें का ध्यान नहीं देना, ठीक है? बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, भाई इवेंट तो दोनों हो सकता है, अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है। दैट अकर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी और पार्टनर्स वगैरह इन केस ऑफ अदर एंटिटी। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मान लो हम तो कंपनी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? देख भाई बैलेंस शीट तो हो गया 31/3/2022 या 21, लेकिन अप्रूवल होने में बेटा समय लगता है। अब पूछोगे सर क्यों? जब 31 को है तो 31 को बना, बात खत्म।
31 को तो बनता ही नहीं किसी का बैलेंस शीट। इसके 10-20 ब्रांचेज हैं, ब्रांच के डाटा नहीं आएंगे। उसके बाद डिप्सन का सीट बनेगा, एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, कट ऑफ प्रोसीजर आपने ऑडिट में पढ़ा होगा, कट ऑफ प्रोसीजर होगा, इस साल का इस साल, अगले साल का अगले साल बेटा, ओपनिंग एडजस्टमेंट सब होगी। तो एक तो पहले पीएल बैलेंस शीट बनने में ही टाइम लग जाता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तो इसी में समय लग जाएगा। फिर उसके बाद बोर्ड की मीटिंग होगी जिसमें बोर्ड उसको डिस्कशन करेगा, एडॉप्ट करेगा। तो ये हो सकता है कि 30 अप्रैल हो जाए होते 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 होते। शादी में कैसे डेट लिखा होता है, ये टाइमिंग, भाई सब शाम को 8 बजे आ जाइएगा, लेकिन 8 बजे बारात निकल ही नहीं पाती। कई लोगों की बारात निकलती 10-11 बजे है और बारात स्थल पे पहुंचती है 1 बजे। कोई मतलब पी के डांस करने वाला मिल गया तो और टाइम लगा देगा, वो नागिन डांस बन के एकदम नीचे लौट जाएगा, उठेगा ही नहीं। अब देखिए 8 बजे आपने खाने के लिए बुलाया, बारात आ रही है 11 बजे, 1 बजे, 12 बजे। तो जो अच्छे बारात जाने वाले होते हैं वो बारात में नहीं रहते, वो जहां खाना होता है वहां चले जाते हैं। कौन फालतू के चक्कर में पड़े और वहां जाके शोर मचाते हैं, भाई जल्दी करो यार, जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग। और जहां उन्होंने 8-9 बजे खाना शुरू किया, 9:30 तक मामला निपटाया और चल देते हैं। कहां फालतू के चक्कर में पड़े रहे भाई। यहां भी देखिए यही बात है कि बनते 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 बारात सजते 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 यहां जाके बात हुई। तो इसके बीच में जो इवेंट्स होंगे बताइए उसे क्या बोलेंगे। हाँ जी, अब सवाल ये उठता है कि इधर जो घटनाएं हुई हैं, कुछ भी हो सकता है, आग लग गया, चोरी हो गया, कोई एसेट खरीद लिया, कंपनी खरीद ली, कुछ बेच दिया, लोन ले लिया, कुछ इसको शेयर कर दिया। सवाल उठता है इन चीजों को ध्यान देना है या ध्यान नहीं देना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, टू बी कंसिडर्ड और नॉट टू बी कंसिडर्ड। ध्यान देना है मतलब पिछली बैलेंस शीट पीएल में एडजस्ट करना है, ध्यान नहीं देना है मतलब इस साल होगा तो जब होगा तो करेंगे भाई, इस साल का तो अगले साल ही बनेगा ना। नहीं, 1 अप्रैल 2021 के बाद की जो घटनाएं हैं वो तो 21-22 वाले ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में आएंगी आएंगी। तो बस यही यहां पे सवाल है। तो जनरल परसेप्शन ये है कि सर अगले साल की चीज है तो अगले साल में एडजस्ट होगा, इस साल में क्यों होगा, जनरल परसेप्शन यही है। लेकिन एस ने कुछ एक्सेप्शन दिया, बस यही पढ़ना है बेटा, एक्सेप्शन। तो एक बात क्लियर हो गई बेटा ईसा कि क्या है, जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो लेकिन डेट ऑफ अप्रूवल से पहले हो, उसके बीच की घटना है, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हो सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट का ध्यान देना है, छोटी मोटी चीजों का ध्यान नहीं देना है। ठीक बात है। देखो जनरली ये नहीं होता, पिछले साल के ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसको एडजस्ट करना जरूरी लगता है। और वो बात कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि देखो 2 तरह के इवेंट हो सकते हैं। एक का क्या नाम दिया, एडजस्टिंग, और नीचे पढ़ लो दूसरे का नाम क्या है, नॉन एडजस्टिंग। ठीक है दोस्त, भाई एडजस्टिंग कौन सा है, इवेंट्स विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, that existed on balance sheet date। ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन आज से 4 साल बाद आपके सुनने में ये बात आई कि भाई चलो कुंदन की शादी उससे हो गई, तो अब क्या बोलोगे, अरे सर मुझे पहले से पता था, उन दोनों का लफड़ा था। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि पहले से पता था आपको, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, अब सिर्फ क्या हुआ है, कंफर्म हुआ है, बात कंफर्म हुई है, वरना पता तो आपको पहले से था कि वहां चक्कर है। ठीक है कि नहीं, यहां भी देख भागेगा ये, मतलब ये भगा के नहीं लगेगा, ये खुद ही भाग जाएगा। अच्छा ये बात है, तो देखिए यहां भी यही है भाई कि फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट को कोई कंडीशन थी, अब सिर्फ बताइए क्या हो गया, वो अब वो कंफर्म हो गया, उसके बारे में जानकारी हो गई कि हाँ भाई ये बात हो गई। अब कहेंगे सर बिजनेस का एग्जांपल दो, जैसे मान लो बेटा कोरोना में बड़ी लोगों को परेशानी थी, सबको पता है,
हमारा एक डेटर था जिसके बारे में हमें आइडिया तो लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। खुद हम लोग का ऐसा हुआ है, जैकेट की हम लोगों ने माल भेजा था किसी को 1.5 लाख रुपए का, और वो फोन ही नहीं उठा रहा था। पिछले साल की बात है, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, तो किसी को भेजा गया बहुत दूर पूर्णिया, तो पता चला कि वो आदमी मर गया है जो दुकान चलाता था, उसकी दुकान बंद है। घर वालों को उनको पता चला कि कोई दिल्ली से आया है पैसे के लिए, तो उसकी पत्नी मिली, उसने बोला कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके चुकाएंगे। अब बोल तो दिया बेचारी, लेकिन कहां से दे पाएगी। फैक्ट यही है, जिसकी दुकान ही बंद हो गई हो, घर में कोई है नहीं जो दुकान संभाल सके, तो कहां से पैसा देगी बेचारी। वो किसी रिश्तेदार को बिठाएगी भी दुकान पे, वही साला सब खा जाएगा। फैक्ट यही है, दुनिया में कोई किसी को बेटा कमा के देने को राजी नहीं है, कोई किसी का फेसबुक पे पोस्ट लाइक करने को राजी नहीं है, ठीक है कि नहीं। कमा के देना तो दूर की बात है, दूर की बात है। तो हम लोग को भी लग गया कि ये बैड ही होना है। अब देखो, आइडिया तो थोड़ा हम लोग को पता था कि फोन नहीं उठा रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना पार्टी अच्छा था, एकदम माल जाता था, 15 दिन में पैसा दे देता था वो, लेकिन यहाँ पे नहीं दे पा रहा था। फोन ही नहीं उठा, देना तो दूर की बात है। हमने पता लगा तब तक मर ही गया वो। अब मर गया है, अब उसके घर वाले देंगे नहीं देंगे, वो तो क्या कर सकते हैं, चांस की बात है। अभी तक तो नहीं दिया बेचारों ने। कम हमने अपने मैनेजर को तभी बोल दिया था, पार्टनर को, यार मिलने मिलने वाला है नहीं है, इसको तो तुम प्रोवाइड कर ही दो 100%, मिल जाए तो देख लेंगे। तो ध्यान दिया आपने। पता हमें चला बाद में, अप्रैल में, कि आदमी मर गया है, बैड डेट मान के चलो हो ही गया, लेकिन आइडिया हमें यही लग गया था क्योंकि फोन लगातार उठा नहीं रहा था, और कोरोना की लहर इतनी गंदी थी कि बड़े लोग परेशान थे पिछले साल। समझ रहे इस बात को? यही कहलाता है, बताइए क्या, एडजस्टिंग इवेंट्स। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एसेट है, जिस एसेट में कुछ एक्सीडेंट या कुछ गड़बड़ी हो गई, बाद में वैल्यूएशन किया तो बहुत ज्यादा उसमें इंपेयरमेंट आया। वैल्यूएशन 31 मार्च के बाद ही करा, लेकिन भयंकर इंपेयरमेंट आया, हमें पता था इसमें गड़बड़ी तो है ही है। तो इसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि इनके बारे में आइडिया हमें पहले से था। लेकिन जरा सुनिए दूसरी बात। आयुष गया अपने नाना के यहां, वहां किसने जबरदस्ती इसको पकड़ के शादी कर लिया। हमारे यहाँ होता है बिहार में पकड़ुआ मैरिज, इधर पकड़ुआ मैरिज। आपने फिल्म देखी हुई, कोई फिल्म आया था अभी, अठरंगी, हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा वाला भी था, और अठरंगी में भी था, पकड़ के शादी कर लिया। ऐसा होता है कई बार। तो पहले से आयुष को बिल्कुल पता नहीं था, वरना नाना के यहाँ जाता ही नहीं है। 2 हो चुकी है। चलो ध्यान दो। तो यहां पे वो है इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट एरोज सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट। मतलब बैलेंस शीट डेट को कुछ नहीं था, हमें आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होना है। ये वही बात है, घर से निकल रहे हैं, बादल है, बाद में बरसात हुई, ये एडजस्टिंग इवेंट है। और घर से निकले खिली हुई धूप थी, और बाहर धूप में ही बारिश हो गई। कई बार आपने देखा हुआ धूप में ही बारिश हो जाती है, ठंड वो गर्मी के मौसम में भीग गया। तो ये था नॉन एडजस्टिंग। अब देखो इसके बारे में क्या एडजस्टमेंट करना है, जब ये था ही नहीं। अगर मान लो इसको भी एडजस्ट कर लोगे तो इसका मतलब आप बैलेंस शीट 30 अप्रैल का बना रहे हो, 31 मार्च का थोड़ा बना रहे हो। तो ये वही वाली किसको छोड़ दें और किसको पकड़ लें, ये वाली बात है बेटा, समझ रहे हो। कुछ चीजों को छोड़ देना है और कुछ चीजों को पकड़ लेना है, बस इतनी सी बात है, हम और कुछ नहीं करना चाहते। उम्मीद है आप सब समझ रहे हैं। ऑनलाइन वाले भाई समझ गए भाई, सब लोग ने बात समझी। चलो देखिएगा, एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट डज नॉट रिलेट टू द कंडीशन एग्जिस्टिंग। इसमें एडजस्टमेंट करना उचित नहीं है, ठीक है कि नहीं। यहां देखो, यहां लिखा होगा एडजस्टमेंट टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। भले बाद में बात हुई, लेकिन एडजस्टमेंट हम करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, कौन से डेट को, ऑन द बैलेंस शीट डेट इटसेल्फ, ठीक है कि नहीं, याद रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है लॉस ऑन ट्रेड अकाउंट,
confirmed by insolvency which occur after balance sheet date। पहले से हमें पता था कि भाई ऐसा नुकसान होना है, बाद में तो बस केवल क्या हुआ, कंफर्म हुआ। चलें बेटा आगे। अब देखते हैं कि उसमें तो पूरी एडजस्टमेंट करा रहे हैं, क्या इसमें भी कुछ करेंगे? अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या डिस्क्लोजर करें? बोला कि डिस्क्लोजर भी नहीं करना, है ही नहीं उधर का। बहुत कर सकते हैं तो एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है, आपने सुना होगा। डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखा दो। डायरेक्टर रिपोर्ट तो देखो बाद में बनता है, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में ना तो एडजस्ट करना है और ना ही डिस्क्लोज करना है, क्योंकि देखो उस साल का है ही नहीं ना, तो क्यों करोगे? चीज है ही नहीं उस साल का। लेकिन बेटा इसका एक्सेप्शन है, मत लिखना, ऊपर लिखा हुआ है, मैं बाद में बताऊंगा। फिर से बताऊं बेटा, बताता हूं। ये वो चीजें हैं जो बैलेंस शीट डेट को नहीं थी, बाद में हो गई। देखो ऐसा होता है ना, कई बार हमें यहां दर्द हो रहा है, बाद में गए तो पता चला बहुत भारी प्रॉब्लम है कोई, ठीक है ना। एक है कि कुछ नहीं हो रहा, एकदम से हार्ट अटैक आ गया, लुढ़क गया आदमी। एक तो था कि भाई पॉलिसी बहुत बुरी हालत थी, गंभीर थी। अब लता मंगेशकर जी पिछले 2 महीने से अस्पताल जा रही थी। मैंने किसी को बोला नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आइडिया तो मन में हो ही गया कि 92 साल की उम्र है और 2 महीने से बार बार अस्पताल जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, तो एक आइडिया तो मुझे हो गया था कि अब चाहे 10 दिन हो चाहे 2 महीने हो, लेकिन अब ये बचेंगी नहीं। उम्र होता है ना, 92 एक अपने आप में बहुत बड़ी उम्र होती है। और 2 महीने से लगातार वो वेंटिलेटर के सपोर्ट पे थी, इसके सपोर्ट पे थी, उसके सपोर्ट पे थी, तो डर तो लग ही रहा था। ये तो ये हुआ। लेकिन आप देखते होंगे आजकल 50, 60, 55 साल वाले भी एक्टर एकदम से मर जा रहे हैं। नहीं, सुसाइड तो कराई, मर भी जा रहे हैं। हार्ट अटैक हुआ, काम खत्म। अब जैसे कौन सा कॉमेडियन था, इसका अभी हार्ट सर्जरी हो गया। कौन सा कॉमेडियन? कपिल शर्मा शो में जो बनता था गुत्थी, सुनील ग्रोवर का हार्ट सर्जरी हो गई, 50 साल की उम्र है बेचारे की। हाँ हाँ, बताओ, मर भी सकता था। अब क्या करोगे इसका? तो कुछ ऐसी चीजें होती है इसके बारे में पता नहीं होता बेटा, वो बाद में होती हैं। तो अब बाद में होती हैं, उसको भी एडजस्ट कर लोगे, पहले वाली उसको भी एडजस्ट कर लोगे, तो समझो बैलेंस शीट फिर 30 अप्रैल तक लेके आ गए। फिर क्यों बोल रहे हो फॉर द ईयर इंडेड 30 मार्च? फिर तो बोलो फॉर द ईयर इंडेड, है कि नहीं, 30 अप्रैल। समझ में आ गया? मतलब जिसके बारे में पहले से आइडिया नहीं था, जिसके बारे में आइडिया था, बस इतना ही फर्क है, ठीक है ना। लेकिन बेटे नहीं भी आइडिया था तो कुछ एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है गोइंग कंसर्न, मत लिखना, ऊपर लिखा हुआ है सीज। भाई साहब 15 अप्रैल को ऐसी दुर्घटना हुई कि हमें लगता है कंपनी अब बंद ही हो जाएगी। भूकंप हो गया, भयंकर आग लग गई। ये सरकार ने बिजनेस ही बैन कर दिया हमारा कि भैया दिल्ली ड्राई स्टेट है, दारू नहीं बिकेगा। समझ रहे हो मेरी बात? और हम दारू का बिजनेस करते हैं। दिल्ली में सीए की कोचिंग नहीं चलेगी और हम सीए की कोचिंग करते हैं। दिल्ली में तो बंद करना पड़ेगा ना। और हम लोग दिल्ली में, हम लोग बाहर जा नहीं सकते, हम लोग को बाहर मन नहीं लगता है। एक आध दिन के लिए जाना अलग बात है, लेकिन परमानेंट नहीं जा सकते। आदमी क्या होता है, जहां रह जाता है वहां पे मन लग जाता है। कुछ नहीं लक्ष्मी नगर में ऐसा, लेकिन हमसे बाहर नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता तो नहीं रहा जाता। कोई बता रहा था इससे कि सर ऑस्ट्रेलिया जाओ, कई अपने बच्चे हैं, कोई बता रहा था न्यूजीलैंड आ जाओ, बड़ा अच्छा देश है। हमने कहा आ तो जाएंगे, 2 दिन 4 दिन घूम लेंगे, कोई बात नहीं, रह नहीं पाएंगे बेटा। जहां 50 साल गुजार दिया वहीं रहेंगे। खुद मेरे पिताजी यहां नहीं रह पाए। यहाँ पे सब कुछ है, अपना घर और सब कुछ है, कहीं कोई स्टाफ सब आप देखते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद पिताजी बोले हम गांव में रहेंगे, अकेले रहेंगे, गांव में रहेंगे। अब वो गए तो पीछे पीछे मम्मी भी चली गई, फिर एक आध स्टाफ वहां भी रखना पड़ा, घर भी बनाना पड़ा फिर से, क्योंकि वहां पे पले बड़े हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या यार, 1 साल 2 साल 4 साल हम जिंदा रहेंगे तो यही मरेंगे हम, मतलब जो भी है ठीक है भाई, जहां मर्जी मरो, क्या कर सकते हैं। तो यहां भी देखो यही है गोइंग कंसर्न, कि जब गोइंग कंसर्न एजम्पशन सीज हो जाता है और तब भी तुम उसके बारे में किसी को ना बताओ, क्या ये सही बात है? इतनी बड़ी बात छुपा लोगे? छोटी मोटी सिग्निफिकेंट इवेंट हो चलो मत बताओ, लेकिन इतनी बड़ी इवेंट है कि योर गोइंग कंसर्न सीज, फिर भी आप 31 मार्च का बैलेंस एकदम बढ़िया बढ़िया बना रहे हो, ये कोई बात है?
ठीक है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है, जब हम नहीं भी पहले से पता होगा तब भी हम इसको करेंगे। देखो यहां those events although take place after balance sheet at some time or reflected, कहां गया फर्स्ट वाला यार, हाँ यहां है, आफ्टर बैलेंस शीट डेट इंडिकेट इंटरप्राइज, बताइए मार्क कर लीजिएगा, सीज टू बी ए गोइंग कंसर्न। इतनी भयंकर बात हो गई, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्ट प्लांट हो गया, ऐसी कोई बात हो गई तब, या कोई स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट है मान लो, ठीक है, ये वाला आप काट देना, ये डिविडेंड वाला एग्जांपल हटा दिया गया। एस में वो सुधार करके डिविडेंड हटाया गया। पहले क्या था ना, डिविडेंड प्रपोज करने पे काउंट करते थे, लेकिन अब डिविडेंड डिक्लेयर करने पे करते हैं, तो इसीलिए ये वाली एडजस्टमेंट हट गई। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मान लो कोई और स्टेच्यूटरी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में कहा गया है कि भाई आपको इसके दिखाना है, तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेज में दिखाना है तो दिखाना है। बस इससे बहुत ज्यादा अब एग्जाम्पल रहे नहीं, तो हम कह सकते हैं कि दो एक्सेप्शन है, कौन कौन से, एक गोइंग कंसर्न और एक स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट। ये दोनों ही भले बाद में हो, लेकिन फिर भी इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी है, ठीक है, बस खत्म है। मैं एक फोटो बना देता हूं छोटा सा, ताकि चीज और याद हो जाएगी। देखो फोटो बना देता हूं बेटा, इवेंट्स ये लिख लेना, अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, बना हुआ है, पेज नंबर 111 देखो, बना हुआ है बेटा, पेज नंबर 111। मिला आपको, हाँ है ना, क्या बात कर रहे हो बच्चा। कंटिंजेंसी तो यहां से मारो गोली, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट की डिफिनेशन देखो, ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट विच अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल। दो तरह के होंगे, कौन कौन से, दो तरह के होंगे, एक एडजस्टिंग और एक नॉन एडजस्टिंग। यहां ना होके यहां होना चाहिए था, एडजस्टिंग इवेंट है ना। एडजस्टिंग इवेंट कौन सा है, विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस। नॉन एडजस्टिंग कौन सा है, जो नो कंडीशन एग्जिस्ट, है ना। इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, नो एडजस्टमेंट, नो डिस्क्लोजर, याद रहेगा। लेकिन आप चाहें तो कहां दिखा सकते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। हालांकि इसका दो एक्सेप्शन है, कौन कौन सा, गोइंग कंसर्न, डिविडेंड काट दो, और स्टैट्यूटरी आइटम, तब ये एडजस्टिंग बन जाएगा। और एडजस्टिंग की क्या ट्रीटमेंट है कि भाई एडजस्ट इन बैलेंस शीट, जो एसेट लायबिलिटी है उनके साथ एडजस्ट करो, प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट करो। याद हो गया क्या एस, एक बार फिर से पढ़ो मन लगा के, पूरा फ्लो चार्ट एक बार फिर से दोहरा दो बेटा, क्योंकि छोटा चीज है ना, एकदम पक्का होना चाहिए। बता एग्जाम में 5 नंबर, अभी कराते हैं 5-10 क्वेश्चन, एग्जाम में सीधा 5 नंबर है बेटा, और इसमें समझने वाली कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। ईसा आपने देखा बेटा, कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल बात तो नहीं है इसमें, बस एग्जाम में पहचान करनी है कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, बस। और फिर इसके बेसिस पे S4 5 पढ़ लो, वो भी खटाखट बात खत्म। तेरह में से 3 पढ़ा चुके हैं, एक एस हो गया, S14 वो भी तो हो ही गया, 4 हो चुका है, 2 अभी हो जाएगा, 4 2 6, फिर 7 बच जाएगा, हो जाएगा इस महीने में, मुझे लगता है खत्म हो जाएगा आपका एडवांस सेकंड, होना भी चाहिए।
4.5 महीने हो गया, नए बच्चे उनके चलता रहेगा। इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम हो जाएगा, हम संडे संडे क्लास लगा ले करेंगे, मेरे बाद टैक्स का हो जाएगा 4-5 घंटे, सर जितना पढ़ाएं मैं पहले पढ़ा लूंगा, क्योंकि फिर बाद में नहीं, 12 बजे के बाद मेरा संडे का मन नहीं करता, मुझे कहीं ना कहीं वो संडे को घूमने जाना ही जाना है, चाहे जो हो जाए। एक आदत की बात होती है ना, बहुत मतलब मैंने कार्य करिए 6.5 दिन काम करूंगा और आधे दिन नहीं करूंगा, तो अब होता नहीं, अब चेंज। अब संडे को बहुत बार मैंने कोशिश की, क्लास भी रखी कई बार, लेकिन मैं 12 बजे के बाद पढ़ा ही नहीं पाता, भाग जाता हूं। नहीं तुम क्यों भागोगे, तुम सीए थोड़े ना हो, पढ़ो। तुम्हें तो एग्जाम तक अब कोई छुट्टी ना है, होली के दिन 6 घंटे पढ़ के दिखाना तो माना जाएगा कमिटमेंट है। पार्टी कर लो, फिर भी 6 घंटे पढ़ के दिखाना। मैं भी जब था तो होली हुई थी, मुझे याद है, तो हम लोग सुबह से तो नहीं पढ़े, मतलब सुबह में 2-3 घंटा पढ़ लिए, फिर 9 बजे अपना होली खेलना शुरू किया, 3-4 बजे तक खेला, फिर उसके बाद रात में 2-3 घंटा और पढ़ लिया। क्यों बर्बाद करें? कैलेंडर वेरिएंस नहीं करना बेटा। आप याद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कैलेंडर वेरिएंस एडवर्स बिल्कुल नहीं करना, फेवरेबल हो जाए तो हो जाए। 100 दिन तो बचा है यार, 100 से भी कम ही होगा मेरे ख्याल से। अब बात बन गई? चलो बेटा, तो आपको सिखाते हैं हम। ये लो, देखो क्वेश्चन करते हैं। पहले तो जो स्टडी के हैं वो कर लेते हैं, ठीक रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1, मैं लेटेस्ट भी डाउनलोड कर लेता हूं, लेटेस्ट वाले में कुछ क्वेश्चन ऐड होगा तो वो भी देख लेंगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अपनी मर्जी से जब मर्जी क्लास रख लेते हैं, जब कर लेते हैं। ये निगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव ये है कि सर के पास 2 घंटे टाइम खाली था, सर ने पढ़ा दिया। पॉजिटिव ये है, मैं चाहता तो बड़े आराम से घर पे, ठंडी का मौसम था, आराम से सोया रहता। फिर मैंने सोचा कि हाँ बेटा, नहीं तो खत्म हो गया, 2-3 बच्चे आ रहे हैं यार, उनको कंबाइन कराएंगे। अब 2-3 बच्चों को पढ़ाने के एकदम से, परसों से पढ़ाएंगे, परसों से, आज और कल कर लेते हैं। यहां पे मनाही थोड़े ना है, जो बाद में है सबको पढ़ाऊंगा। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखा सबने, क्या ख्याल? क्या ख्याल है आपका? चोरी हो गई, दिलसाडा चोरी हो गया है ना, 5 लाख जनवरी, लेकिन डिटेक्टेड मई में हुआ, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है मई तक। बताइए इसको एडजस्ट करें कि नहीं करें? देखो कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी, आपको पता नहीं था। ऐसा थोड़ा ना चोरी नहीं हुआ था, चोरी तो हो ही गया था। कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी, आपको नहीं पता था, तो ये तो एडजस्टिंग इवेंट है। सिंस थेफ्ट इज ऑलरेडी इन जनवरी, पता भले आपको जब चले, तो इसको तो हम क्या, कौन सा बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट। और एडजस्टिंग इवेंट में क्या करते हैं बेटा? कैश भी एडजस्ट होगा, पीएल भी एडजस्ट होगा, है ना? कैश भी एडजस्ट होगा, पीएल भी होगा, बिकॉज कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये समरी में लिखवाता हूं, बाकी जो बढ़िया क्वेश्चन होगा उसको डिटेल में लिखवाऊंगा। एग्जिस्ट 3-4 प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। चलो जी, नंबर 2, अर्थ क्विक आया 20/5 को, 31 का पीएल है, अकाउंट अप्रूव होता है 30/6, तो
इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो है। अब बस ये देखना है कि लॉ जो हुआ वो 30 लाख है। बताइए ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? अर्थक्वेक के बारे में पता था पहले से आ रहा है ये कोई ऐसी चीज थोड़ी ना कि हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो पहले से पता नहीं था, लेकिन इसका आंसर बहुत मजेदार होगा। देखो पहले से नहीं पता था तो इसीलिए अब जब आया तो ये वैसे तो बाई नेचर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि अर्थक्वेक के बारे में कोई पहले से नहीं बता सकता। ठीक बात है, बट देखना पड़ेगा कि क्या ये लॉस इतना बड़ा है कि आपका गोइंग कंसर्न सीज हो जाए। देखो 30 लाख डिपेंड करता है, बड़े वाले के लिए कुछ नहीं है, छोटे वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। 30 लाख बहुत बड़ी बात है, तो देखना पड़ेगा कि भाई आपका गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये एडजस्टिंग है, एक्सेप्शन याद है, और नहीं नहीं है तो फिर रहने दो, कोई बात नहीं, अगले साल होगा। तो ये दोनों कंडीशनल आंसर लिखना है। हाँ कंडीशनल कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं, जरा मैं स्टडी में पढ़ लूं क्या लिखा है इन्होंने। बिल्कुल वही लिखा है जी। आ जाओ, इसको मैं तरीके से लिखवाता हूं, कैसे लिखा जाता है आंसर वो करते हैं। सब लोगों के लिए कॉपी। एस में मेरा पूरा जोर ना समझ के आंसर लिखने पे होता है। एस याद करने को मतलब नहीं है, एस समझ आना चाहिए, उसके बेसिस पे आंसर की प्रैक्टिस कर लीजिए 5 5 7 7 हर में कम से कम अपने हाथ से लिख के। सर तो लिखवा ही रहे हैं, लेकिन घर पे अपने हाथ से फिर से लिख के हाथ बढ़ जाए बस, क्योंकि अब देख ही रहे हैं 30 नंबर यहां 30 नंबर वहां, 200 में 60 नंबर का सवाल है। लिखने आ गया तो ऑडिट में भी काम आएगा, लॉ में भी काम आएगा, टैक्स में भी काम आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। पहले सर ने कहा था पहले प्रोविजन लिखना, याद है ना। एज पर AS4 मैं उसकी लैंग्वेज देखता हूं, एज इट इज लैंग्वेज में लिखवाता हूं। If events which are indicative of conditions that arose subsequently या subsequent to balance sheet date are non adjusting event। अब ध्यान से देखिए, मैंने बिल्कुल एस की लैंग्वेज उठाई है, और आपको भी कोशिश यही करना है, कॉमन लैंग्वेज की बजाय लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल करना। Events which are indicative of condition that arose subsequent to the balance sheet date are non-adjusting event। Dear online students, सब कर रहे हैं पूरी लगन के साथ, प्यारे बच्चों करना है। हो गया? In the given case, loss
of rupees 30 lakhs due to earthquake is non-adjusting event. ठीक है ना? क्योंकि इसके बारे में कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर सकती थी क्या? इट शुड बी डिस्क्लोज्ड कहां? इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट. याद रखिए, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज भी नहीं करना, पीएल में डिस्क्लोज भी नहीं करना. ये हो गया फर्स्ट केस. अब दोबारा अगेन एज पर AS4 दोबारा if non-adjusting events are of such magnitude that going concern assumption cease to exist. Adjustment in assets and liabilities on balance sheet date is required. ऐसा इसमें लिखा है बेटा, लिखिए दोस्त. तनाव में नहीं बेटा, हैप्पीनेस में. मैं पढ़ाता हूं तो तनाव में नहीं पढ़ाता. इसीलिए मैं इतने चुटकुले कहता रहता हूं, बात करता रहता हूं, गप मारता रहता हूं. मैं गप मार के पढ़ाता हूं. बहुत जरूरी है बेटा ये. आप पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हो, प्रोसेस कॉस्टिंग बना रहे हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बना रहे हो, या टैक्स के प्रोविजंस के क्वेश्चन बना रहे हो, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए, मस्ती के साथ. आप कभी किसी रिक्शे वाले को देखना, वो रिक्शे चलाता रहेगा, गाना बजाता रहेगा, ये खुद भी गाता रहेगा ना भोजपुरी. वो लाइफ मस्त है, चाहे रिक्शा ही क्यों ना हो. और वो लाइफ बेकार है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो, दिन रात परेशान है, हार्ट अटैक आना है, काम खत्म होना है. तो अब इसके आगे लिखिए, therefore in the given case if, बताइए बेटा, going concern is siege, adjustment in बताइए भाई, assets will be required on balance sheet date. कैसा लगा ये सीए? अभी तो और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 2 एग्जांपल कम नहीं होते. कुछ आइडिया लगा बेटा? चलो 3 नंबर.
करें 3 नंबर। हम मधुर तरीके से थोड़ा थोड़ा करके 5-10 एग्जाम्पल गुजार दीजिए। फिर 15 दिन 20 दिन बाद जब रिवीजन जब टेस्ट हो तो फिर 15 दिन में फिर एक बार पढ़ लीजिए। फिर लिखना थोड़ा ना होगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर ऐसे ही 2-4 बार रिवीजन कीजिए, एग्जाम में बैठिए, 2-3 बार टेस्ट भी दे दीजिए, एग्जाम में बैठिए, मस्ती से बेटा लिख के आइए 90-95। आइए शुरू करते हैं। फाइल ए लीगल सूट अगेंस्ट द डेटर 15 लाख इन रिकवरी। The chances of recovery by way of legal suit not good as per the legal opinion given by the counselor. और रिकवरी का चांस नहीं है। कंपनी प्रोवाइड 15 लाख। डिस्कस कीजिए, एडजस्ट करें कि ना करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। केस अपने कब फाइल किया? क्यों केस फाइल किया? नहीं मिल रहा था या मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। इसका मतलब कुछ ऐसी बात थी कि आपको डर लग रहा था ये देगा नहीं कमीना ये। अब कंफर्म कब हुआ? हम मान रहे हैं कि बैलेंस शीट डेट अप्रूवल से पहले कंफर्म हो गया, और वकील साहब बोल रहे हैं कि सर मिलने वाला है नहीं, वो क्या देगा। एक बार क्या हुआ कि टॉपर से कहीं पोस्टर लग गया था, लग गया था, दीवार वाले पोस्टर लग जाता है। तो दिल्ली में एक्ट है कि किसी का पोस्टर अगर लग गया तो वो डिफेमेशन माना जाता है, मतलब शहर को आप गंदा कर रहे हैं। तो पुलिस वाला आया, उसने कहा 10,000 रुपए दो। मैंने कहा 1 रुपए नहीं दूंगा, भाग यहां से। तो उसने कहा नहीं, चालान दे दिया उसने वो कोर्ट में। तो कोर्ट में हुआ तो हम गए कोर्ट में, चलो भाई चलते हैं, ऐसी क्या बात है, थोड़ा देख के आए। नहीं, तो जहां कोर्ट में था तो मेरे पहले किसी की डेट थी। कोर्ट में तो बहुत सारी तारीख होती है ना, कोर्ट में ऐसा नहीं तो सब सोचते हैं धड़ाधड़ होता है डिस्पोजल। तो लेडी थी, लेडी जज। अरे रुको ना यार, तो जो केस था वो बेसिकली तलाक का नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं उसमें कुछ खर्चा भत्ता देना होता है, वो था। हाँ होता है। तो लेडी जो बेचारी थी, मतलब गरीब ही थे लोग, लोअर इनकम के लोग थे, तो वो कह रही थी कि भाई हमें कुछ दिलाइए। तो जज ने उससे पूछा कितना कमाता है? बोला मैं तो काम ही नहीं करता, मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास काम ही नहीं है। लेडी बोले नहीं सर, ये 15,000 रुपये कमाता है, यहाँ पे ये काम करता है। नहीं मैं तो करता ही नहीं, भगा दिया मेरे को मालिक ने, मेरे पास तो है ही नहीं। तो लेडी ने बोला कि 6,000 रुपये दे दे महीने, इसको 15,000 कमाता है। तो बोला मेरा है ही नहीं कुछ। बोला चल तो 3,000 दे दे, पर मंथ 3,000 तू दे। बोला मैं कुछ कमाता ही नहीं। बोला देख भाई इससे कम मैं नहीं करूंगा, तुम्हें दिक्कत है तो जाओ तुम अपील में जाओ, हाई कोर्ट, 3,000 देना है। अब लेडी कह रही थी कमाता है, ये बोला नहीं मैं तो खुद ही मैं अपने घर पे खाता हूं बड़ी मुश्किल से, मैं कहां से दूंगा पैसे। तो अजब अजब लोग होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, पत्नी को जब देने की कुछ बात आती है ना, तो लोग क्या करते हैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने घर वालों के नाम कर देते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, जॉब छोड़ देते हैं, हमारे पास जॉब ही नहीं है, और फिर बाद में जॉब पकड़ लेते हैं जब कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद। हैं? ओ बिल गेट्स ने वैसे ही बोला था क्या? हाँ तो करनी पड़ती है, क्या करोगे। चलो जो भी है, नहीं वहां पे आधी प्रॉपर्टी होती है, इंडिया में आधी प्रॉपर्टी नहीं है। इंडिया में पत्नी का थोड़ा दिक्कत है, कोई हक नहीं है, सिर्फ आप रोज क्या बोलते हैं वो भत्ता ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है। मंथली का मेंटेनेंस, लेकिन हाँ जो मेंटेनेंस है वो एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ हस्बैंड होता है। एज पर स्टैंडर्ड ऑफ हस्बैंड, मान लो कि भाई हस्बैंड वो रिक्शा चालक है तो 1,500-2,000 रुपये मिलेगा, 3,000 मिलेगा। लेकिन हस्बैंड मान लो आईटी का इंजीनियर है तो 2 लाख रुपए पर मंथ हो सकता है, 10 लाख रुपए पर मंथ हो सकता है, वो पॉसिबल है। इसलिए देख लेंगे कि इंडिया में तलाक का ऐसा कोई केस आपने नहीं सुना होगा, इतनी प्रॉपर्टी मिल गई उतनी प्रॉपर्टी मिल गई, बहुत होता है। तो ये हीरो हीरोइन वाले में 5-10 करोड़ की बात आ जाती है, आपने सुना होगा, तो कमाते बहुत है इसलिए। लेकिन अमेरिका में अलग है, अमेरिका में तो समझो कि 1/3 प्रॉपर्टी ही लोग ले लेते हैं। अभी अमेजन वाले की भी पत्नी ने लिया था, आपको पता होगा। हाँ एलन मस्क ने तो 3-4 बार दे दिया,
उसका तो काम ही यही है, मतलब वो थोड़ा अलग टाइप का आदमी है यार, समझ नहीं आता है। फिर भी मतलब वैसा आदमी इतना कमा कैसे लेता है, मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ। बहुत ही नॉन सीरियस टाइप का मुझे लगता है। वो 3-4 बार तो शादी कर ली, फिर सीरियस कैसे है? इतने सारे बच्चे भी हैं उसको, 5 लड़के हैं, कैसे टाइम निकाल लेता है वो, गजब आदमी है। और 10-15 कंपनी बना रखी है उसने। वो कहता है कि अब वो धरती पे रहना ही नहीं, मंगल ग्रह पे रहेंगे। और पीछे एक रिपोर्ट है कि पॉपुलेशन कम हो रहा है, घबरा गया, बोला कि जब यही लोग रहने के लिए लोग नहीं है तो फिर मंगल ग्रह कौन जाएगा, पैदा करो बच्चे, क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं मंगल पे किसको ले जाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आता उसका, गजब आदमी है यार। लेकिन मुझे लगता है ये सब बेटा छवि का असर है, उनकी कंपनियां इतनी कमाती नहीं है, फैक्ट ये है। छवि के चलते इन्वेस्टर्स में पैसा डाल देते हैं इमोशनल होके कि कल कुछ शायद हो जाए, अदरवाइज रियल में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूं, उसमें कुछ है नहीं वो, हाँ ऐसा ही कुछ है। चलो क्या करेंगे। मैं तो पता नहीं क्यों साइबर वाले में ज्यादा विश्वास नहीं करता। मैं बिजनेस को एक ही चीज से तोलता हूं, और वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं तो कहेगा बिजनेस। देखो एक बात बताओ बेटा, मेरा प्रोडक्ट अगर कोई पैसा देकर नहीं खरीद रहा है तो मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है। मेरी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि जिसको लोग पैसा देके खरीदें। यूट्यूब में टिकटॉक चल गया उसका कोई मतलब नहीं है, फिल्म बना के दिखाओ बेटा, और क्या बोलते हैं, और सिनेमा हॉल में लोगों को ला के दिखाओ, तब मानेंगे तुम हीरो हो। ये बहुत जरूरी है। पैसा देके दे तब ना, यूट्यूब में फ्री में चल गया, उसकी कौन सी बड़ी बात है। खैर चलो, तो इस केस में आपको क्या लगता है, एडजस्टिंग है कि नहीं? बोलो भाई, एडजस्टिंग है, क्योंकि यहां पे कंडीशन थी, अब यहां पे कंफर्म हो गई। वकील साहब ने बोल दिया कि ना मिलना पैसा भाई भूल जाओ, यह कंफर्म हो गया। तो ये कौन सा इवेंट है, एडजस्टिंग है ये, यस, और यू कैन प्रोवाइड। चलेगा? चलो इधर आओ, नंबर 4। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा हम बना रहे थे तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आई कि कंपनी ने 50 लाख का इन्वेस्ट किया अप्रैल में, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिमिलर कंपनी। नेगोशिएशन जस्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, नेगोशिएशन हैड जस्ट स्टार्टेड, पिछले साल नेगोशिएशन शुरू हो गया था और अब की बार कंफर्म हो गया है। क्या कहते हैं? आई डोंट थिंक सो। पिछले साल नेगोशिएशन शुरू हुआ था, क्या आपने कुछ एडवांस दिया था, कुछ पैसे दिए थे, या बातचीत किया था बस? तो बताओ उस साल की एसेट लिबिलिटी में कैसे एडजस्ट हो जाएगा? करते हैं बातचीत आपसे। यह है बेटा साल 31/3/2017। यहां जाके अप्रैल में हमने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक बात है। यहां कहीं बातचीत शुरू हुई थी, नेगोशिएशन तो पहले से चालू होता ही है, तब जाके डील कंफर्म होती है। तो यहां पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या हम यही दिखा देंगे कैश चला गया, आउटस्टैंडिंग और इन्वेस्टमेंट आ गया? फर्क महसूस करो। डेटर वाला केस अलग है, डेटर में पैसे लगे हुए हैं, वो बैड डेट हो रहा है, डूबने के चांसेस हैं, वगैरह वगैरह की बात है। यहां तो बातचीत शुरू हुई है, बातचीत तो 4 साल चल सकती है। बातचीत में कैसे कर सकते हैं कि भाई मेरा पैसा हो गया, हम इन्वेस्टमेंट दिखा दें वहीं पे, पिछली बार ही दिखा दें?
तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती हो जो एसेट लायबिलिटी में एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा कतई नहीं है। नो कंडीशन इज एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट विच रिक्वायर एडजस्टमेंट इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होना चाहिए। ये कौन सा इवेंट होना चाहिए? नॉन एडजस्टिंग। और इसको डायरेक्टर रिपोर्ट में आपको दिखाना हो तो दिखा देना कि भाई हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है मेजर, ठीक है ना। यहां पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। नो कंडीशन वाज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। इसलिए बताइए क्या है ये? नॉन एडजस्टिंग इवेंट से पहले प्रोविजन तो लिख ही देना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा? डिस्क्लोज इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डीआर। आपके केस में क्या हुआ? कौन सा केस था बेटा? मैं भूल गया। अच्छा, मेरे वाले में, हाँ मेरे वाले में उसके बाद जज साहब ने कहा कि भाई मतलब कितने पैसे दे देंगे आप? पढ़ा लिखा तो लगता है देखने से। उन्होंने पूछा क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी सीए की कोचिंग चलती है हमारी। तो उन्होंने कहा कितने पैसे दे देंगे? मैंने कहा मालिक क्या पैसे देंगे? अच्छा चलिए 5 दे दीजिए। हमने कहा 5 तो बहुत ज्यादा है, कहाँ से, बड़ी मुश्किल है। तो 1000 रुपये ले लिया उन्होंने। बोला कि 1000 रुपये जमा करिए। मैंने पुलिस वाले ले साला ले 1000 रुपये जमा करो। वही दे दिया मैंने। 1000 रुपये लेके तो मैं 10,000 गया था, वही मैंने दे दिया और बाहर आके पार्टी कर ली 9,000 की। इसी बहाने मुझे कोर्ट का एक्सपीरियंस हो गया। हाँ थोड़ा मजा आ गया। क्या दिक्कत है भाई? प्रोफेशनल तो हूं ही, लॉ तो मैं भी जानता हूं, ऐसी क्या बात है? हाँ? क्या? नहीं नहीं, तिहाड़ नहीं, पेनाल्टी है ना। क्रिमिनल ऑफेंस थोड़े है, सिविल ऑफेंस है ना। नहीं समझ रहे? वो सिविल ऑफेंस है। सिविल ऑफेंस में थोड़ा ना जेल होती है। ऐसे आप लोगों को आप वो जेल में डालते गए तो जेल में तो जगह ही नहीं होगी। जेल बेसिकली जानते हो ऐसा क्राइम होना चाहिए जिसमें आदमी के बिहेवियरल में प्रॉब्लम नजर आए, किसी को नुकसान हो, उसमें जेल होना चाहिए बेसिकली। इन सब चीजों के लिए जेल नहीं होना चाहिए। या कोर्ट की बात नहीं माने तो दंड देने की बात। मैं तो कहा मैडम 1000 रुपये ये लीजिए, अभी लीजिए, जमा कर भाई। मैं एक बात बता रहा हूं, जब कोई ऐसे धमकी देना कोर्ट कचहरी की और आप सही हो तो कोर्ट में चले जाओ। मैं बता रहा हूं, कोर्ट में अगर आप सही हो और तरीके से वहां पेश आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जज बहुत लोग सुलझे होते हैं क्योंकि कमीने से कमीने लोगों को देख रहे होते हैं ना, पहचान होती है उनको कि कौन बदमाश है और कौन नॉर्मल आदमी है। बहुत पहचान होती है उनको। अरविंद सर भी गए थे, इनका टैक्स का पोस्टर कहीं लगा दिया था, पैसे इन्होंने नहीं दिए, पहुंच गए वहां पे। 7,000 रुपये में इनका भी हो गया था। खैर तब से हमने पोस्टर लगाना छोड़ दिया, कौन बार बार कोर्ट जाए, अच्छा नहीं लगता यार। जज बोले फिर आ गया, अब की बार 10,000, ठीक है कि नहीं? हैं? वकील हमारा एक है, दोस्त है। मैंने कहा चल, तो खड़ा हो गया, पैसे नहीं लिए उसने। असल में हमारे कई सारे दोस्त थे, तो जो पढ़े लिखे थे मतलब वो तो बन गए डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड। जो नालायक थे सब वकील बन गए। कर सकते हैं लेकिन उसमें लीगल प्रोसीजर होता है, वकील कर लेना चाहिए। नहीं तो फालतू में चला कोई प्रोसीजर मिस कर गए आप और जज नाराज हो गई, हैं? हाँ फालतू में परेशानी हो गई। सबका प्रोसीजर होता है। मेरा एक बात बताऊं, जिसका जो काम है बेटा करने देना चाहिए। एक बहुत अच्छा आपको बिजनेस का केस सिखाता हूं। एक बंदा ना, उसके पापा जी को कोई चलाते थे पाइप का बिजनेस। पाइप नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग थी। तो वो बंदा बाहर से पढ़ के आया और उसने कहा कि अब हम डायरेक्ट टू कस्टमर बेचेंगे। मतलब हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर आगे और रिटेलर को देता था और रिटेलर आगे बेचते थे कस्टमर को। तो इसने कहा कि हम डायरेक्ट पहुंचेंगे और रिटेलर तक। इसने 2 साल बिजनेस किया, जबरदस्त लॉस, और रिटेलर पैसे ही ना दे, माल ही ना बिके। तो इसने कहा नहीं, पिताजी वाला तरीके से करेंगे, लेकिन तरीके से करेंगे। उसने फिर से और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, एकदम से उसका बिजनेस प्रॉफिट में चला गया। तो उसने इंटरव्यू में कहा था कि देखो हर चैन का एक ना कोई यूज है, हर चैन का यूज है। नहीं होता तो इतने समय से सर्वाइव नहीं करता।
तो ज्यादा बाईपास करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ही बाईपास हो जाएगा। बाईपास मत करो, जिसका जो काम है उसको करने दो, अपना काम बेस्ट करो। तुम मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया कर सकते हो, तुम उस पर ध्यान दो। सेल का काम डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का तुम ध्यान दो। मोटर और पाइप बनाता था, बहुत बिजनेस है यार, थोड़ा टाइम तो बहुत बिजनेस है। तुम कोई भी चीज हाथ में उठाओ, ढंग से उसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करो, पैसा ही पैसा है। कोई भी चीज, तुम टी शर्ट उठा लो, ये कैमरा उठा लो, ये किताब उठा लो, ये ढक्कन उठा लो यार। अरे कोई भी चीज, कोई भी चीज। कौन कहता है काम की कमी है? हम लोग तो काम कर नहीं पाते हैं, अब कहते हैं काम की कमी है। और लोग बोलते हैं पैसे, कुछ नहीं चाहिए पैसा, जो चाहिए। कोई पैसे की जरूरत नहीं बेटा। ये तुम 20-22 साल में जब सीए बनोगे ना, 1-2 साल बिजनेस करना, क्या बोलते हैं, जॉब, सिर्फ 1-2 साल, उसके बाद अपना काम शुरू करना, प्रैक्टिस शुरू कर दो, कोई दिक्कत ना। डू योर ओन वर्क। एक आज मैं सुबह ही पढ़ा रहा, सुगर कॉस्मेटिक्स से आपने नाम सुना होगा, विनीता सिंह या विनीता शर्मा, कुछ ऐसे ही नाम है उसका, जो आजकल सार्क इंडिया में आती है। तो उसका आज दिखा रहा था कि वो आईआईटी है और आईआईएम है। अब इससे बढ़िया कौन सी डिग्री होगी इंडिया में भाई? 1 करोड़ की उसको जॉब मिली तो उसने छोड़ दिया। दिल्ली की लड़की है, मुंबई में गई, मुंबई में एकदम खराब इलाके में उसने अपना फ्लैट लिया था, इसमें बाढ़ भी आई थी बरसात के दिनों में, और वहीं पे उसने शुरू किया। वो बोलती थी मैं रोज सुबह दौड़ती थी पार्क में। दौड़ने से क्या होता है, मन हल्का हो जाता है, आपको थोड़ा सा महसूस हो तो मेरा दिमाग रोज सुबह साफ हो जाता था। और फिर मैं सोचती थी क्या किया जाए। 1-2 बिजनेस किया, फ्लॉप हो गई। फिर उसने बाद कॉस्मेटिक का, उसको मतलब पसंद था कॉस्मेटिक्स, तो उसने कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू किया। आज 135 करोड़ का टर्नओवर है। शुगर कॉस्मेटिक, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, शुगर कॉस्मेटिक्स। 135 करोड़ का टर्नओवर है, 10% भी कमाती हुई 13 करोड़ कमा रही है। और स्काई द लिमिट, आगे तो बढ़ना ही है। इस तरह से काम में लग जाना। चलो, हाँ, टॉपर्स का बेटा थोड़ा खराब हो गया, मैंने कहा नहीं, 2 साल से पुअर हो गया। था तो बहुत बढ़िया हम लोग का भी, हम लोग का 20-22-25 करोड़ के करीब टर्नओवर था, लेकिन 2 साल से तो क्या बताएं, तो पटरा ही पड़ गया। अब साला खुलता ही नहीं है। असल में है ना, हम लोग ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन में रिलेशन नहीं है। ऑनलाइन में बस ऐसी लगता है कुछ कमाई धमाई है नहीं ऑनलाइन में। तो और इन सालों ने और काम खराब कर दिया, अकादमी और दिस डेट। पढ़ाते उड़ाते हैं नहीं, लेकिन बच्चे तो खराब कर ही देते हैं। बच्चों को वहां लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, और इस चक्कर में 2-3 अटेम्प्ट हो जाता है बच्चों का। जाहिर है बहुत सारा मार्केटिंग और दिस डेट, तो हम लोग का थोड़ा काम खराब हो गया बेटे 2 साल से। बट हम लोग उम्मीद करते हैं 2022 वगैरह फिर अच्छा होगा। काम हम और कोई करते नहीं है। हाँ, पैसा जो मेरे पास था, मैंने कमाया था, उसको मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उससे साइड इनकम अच्छी हो जाती है। पैसा कमाया तो था मैंने भी बहुत यार, तो मैंने फैक्ट्री वगैरह में, हॉस्टल्स में, स्कूल कॉलेज वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है। जाता कहीं नहीं हूं मैं। आई मीन कि क्या उसको बोलते हैं, स्लीपिंग इन्वेस्टर समझते हैं, डोरमेंट मत इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं अगर 4 काम करूंगा ना बेटा, कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने करने की कोशिश की थी, तो मैंने कहा नहीं, काम एक करो, सुबह से शाम, दिन रात 24 आवर। वो उसमें क्या है कि साल में एक बार वो हिसाब बता देते हैं, सर ये लो 20 लाख रुपए, ला यार ला, कोई दिक्कत नहीं, तो वो ठीक है। या खुद ही बैंक में जमा करा देते हैं और आई से रिटर्न भर देते हैं, बात खत्म। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। टेंशन इसके लिए बहुत लेते हैं, आपके वाले में फुल टेंशन लेते हैं। दिन रात देखो, मैं रात के 4 बजे मैसेज कर देता हूं, सोचता हूं तभी तो मैसेज करता हूं। रात के 4 बजे कौन करेगा भाई? तो दिन रात में इसी काम में लगा रहता हूं। चलो आ जाओ। और मैं अपने में एक बड़ी सी बात मानता हूं, इंटेंसिटी। मैं काम को बड़े काम के हिसाब से करता हूं, मतलब बगैर तनाव लिए दिन रात लगा रहता हूं। और शायद इसीलिए मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा काम कर पाता हूं। दिन रात मतलब मैं और कुछ सोचता ही नहीं, नथिंग। आइए, लिमिटेड कंपनी क्लोज अकाउंट्स and the account for that period was considered and approved by the board of directors. मिला जी, company was engaged in laying pipeline, pipeline आ ही गया, in oil company deep beneath the earth. समझ आया? देखो, बोरिंग वर्क 1/9 को कर रहे हैं, मीट ए रॉकी सरफेस, 80 लाख और कॉस्ट लग जाएगी। बताइए, 30
6 को जो फाइनेंशियल ईयर बंद हो रहा है उसमें कैसे करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, 30/6 को बैलेंस शीट का डेट है, 20 अगस्त को अप्रूवल हो गया, 1/9 को पता चला। मुझे बताइए ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो ये है, अप्रूवल से पहले होना जरूरी है। तुम खुद से रख के देखो, टाइमलाइन तुम खुद से बना के देखो, चाहे देखो 30/6 सही है बैलेंस शीट, अप्रूवल कब हुआ 20 अगस्त, 1 नवंबर को पता चला रॉकी सरफेस है। 1 नवंबर 20 अगस्त के पहले आता है कि बाद में, जब बाद में आता है तो बेटा क्या मानेंगे इसको, कुछ नहीं, हम लिख देंगे डिफिनेशन कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वो है जो अप्रूवल और बैलेंस शीट डेट के बीच में आए, बट इन द गिवन सिचुएशन द रॉकी सरफेस इज डिटेक्टेड ओनली 1/9, इट नॉट इवन आफ्टर बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर नो एडजस्टमेंट। मतलब है ही नहीं है, इवेंट अकरिंग बैलेंस शीट डेट ही नहीं है, गोली मारो यार। लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन बदलना चाहता हूं बेटा, मान लो ये 1/9 नहीं, ये 1/7 को पता चला, मान लो, चेंज करते हैं क्वेश्चन, अब क्या होगा। अब ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, हाँ जी। अब इसका 2 आंसर, एक आंसर तो नॉर्मल है कि भाई हमें पता चला, हमें पहले से थोड़ा ना पता था, हमें पता चला 1/7 को, कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करती नहीं थी इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक बच्चे का कहना था नहीं सर, रॉक तो बहुत पहले से था, रॉक तो 50,000 साल पहले से है, कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी। ये तो भाई आपकी गलती है कि आपको नहीं पता, वरना रॉक वहां बाद में थोड़ा ना, रॉक तो वही था। बात सही है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, ये नॉन एडजस्टिंग कहलाएगा, क्योंकि हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज नॉन एडजस्टिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन अगर चेंज होता तब याद रहेगा। आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन। राज लिमिटेड वाज सूड बाय ए कंपटीटर, केस कर दिया किसी ने, ले बेटा। S6 छूट गया क्या, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि हो गया। S6, द कंपनी मेड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5% फॉर ई टोटल रिसीवेबल। 31 मार्च की बात है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में एक रिसीवेबल था 2 लाख का, वो हेवी लॉस हो गया ड्यू टू अर्थक्वेक, बहुत हेवी लॉस। उसके यहां हो गया, डेटर के यहां हो गया है ना, लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय, उसने कोई पॉलिसी भी नहीं ली हुई थी। इन अप्रैल बैंकरप्ट हो गया, क्या हम फुल लॉस प्रोवाइड कर सकते हैं 31 मार्च को ही? देखो हमें पता तो चल रहा था थोड़ा बहुत फरवरी में, क्या पता चल रहा था कि उस बेचारे को बड़ा लॉस हुआ है, वही मेरे वाला केस था कि मर गया है, बहुत भारी लॉस हुआ है। तो आइडिया तो लग रहा था कि लॉस हुआ है तो कुछ ना कुछ बात तो है, नहीं क्या करें बेटा। अब यहां बैंकरप्ट हो गया वो, और बैंकरप्ट जो हुआ वो अप्रैल में हो गया, तो मान रहे हैं कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, अप्रूवल से पहले। तो मुझे लगता है यहां पे प्रोवाइड आपको करना चाहिए, बिकॉज कंडीशंस वाल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, है ना, आइडिया तो था ही। ऋषभ भी कर रहे हैं जी सर, क्या मालिक आगे बढ़ा जाए। आज कुछ बच्चे कम है मॉर्निंग में, नहीं वो सेकेंड ग्रुप वाले नहीं है, नहीं, क्योंकि उनको लग रहा 2 घंटे क्या करेंगे। अरे पढ़ ही लेते यार। बेटा तनु फिर से बताऊं, फिर से बताऊं बेटा, अच्छा फिर से बताते हैं। देखो बेटा 31 मार्च को
हम जनरली जो है 5% प्रोविजन करते हैं, ओके। लेकिन एक ऐसा डेटा था जिससे मेरा 2 लाख रुपए था, उस बेचारे को बड़ा हेवी लॉस हुआ है फरवरी में, और ये बात मुझे पता है, और बाद में वो बैंकरप्ट हो गया। अब बैंकरप्ट हो गया तो मैं बैठ के सोच रहा हूं कि भाई बैंकरप्ट अभी हुआ अप्रैल में, तो ये नॉन एडजस्टिंग है कि एडजस्टिंग है? तनु तुम ही बताओ, ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? आपको उसके बारे में कुछ जानकारी थी कि उसकी हालत अच्छी है या बुरी है? एडजस्टिंग है ना, यही मैं भी कर रहा हूं। और एडजस्टिंग है तो प्रोविजन 100% बना ले बेटा। हाँ जी, ठीक है। तनु सही है, आ जाओ। 7 देखो बेटा, 7। राज लिमिटेड sued by a competitor for 15 lakh for infringement of trademark. Based upon advice of company legal counsel, Raj Limited provided for a sum 10 लाख in the financial statement for the year ended 31 मार्च 2016. 18 मई को कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पार्टी alleging infringement of trademark and order Raj Limited to pay the aggrieved party a sum of कितना? 14 लाख. The final statement was prepared by management 30 अप्रैल and approved मई. आओ देखते हैं। 30 अप्रैल को बैलेंस शीट डेट है, हालांकि 30 मार्च होना चाहिए, और अप्रूवल 30 मई को हुआ है। ये 2 डेट आप लोगों ने लिख लिया क्या? किसी ने हमें केस कर दिया था 15-16 में ही, है ना? यहां कहीं केस कर दिया था, 15 लाख रुपए मांग रहा था। लीगल काउंसिलर ने कहा कि देखो देना तो पड़ेगा, तो हमने 10 का प्रोविजन बना भी दिया था। नहीं, अब 18 मई को, यहां कहीं 18 मई कोर्ट ने पार्टी के फेवर में कर दिया और हमें 14 लाख रुपए देने पड़े। तो सवाल उठता है कि क्या 4 लाख का और करें या ना करें? जो 4 लाख का जो कमी है वो हम करें या ना करें? प्रूडेंस मत लाइए यहां भी। ध्यान दीजिए, 10 लाख आपने प्रोविजन क्यों बनाया था? वकील ने आपको एडवाइस दिया था कि भैया पैसा तो देना पड़ेगा, इन्फ्रिंजमेंट तो हुआ है, आपने उसका ट्रेडमार्क का गड़बड़ी करा है। तो कंडीशन तो बेटा एग्जिस्ट करती थी, अमाउंट नहीं पता था हमें, तो हमने अपना रफ आइडिया बताइए कितना बना दिया, 10। बाद में कंफर्म हो गया। तो ये तो एडजस्टिंग इवेंट है आई थिंक। डेविड बताइए, वो डेविड नाम है ना आपका? डेविड क्या क्या लिखते हैं? पूरा नाम क्या है? डेविड यादव। तो डेविड बताइए बेटा, ये एडजस्टिंग है? आपके पिताजी क्रिकेट खेलते थे क्या? ना, मतलब शौक हो देखने का, खेलने का? हाँ, भैया टीचर थे। अच्छा, तो इसलिए डेविड डेविड आ गया। चलो आ गया डेविड, ये रहा एग्जांपल, अच्छा है। तो इसको हम एडजस्टिंग इवेंट कह सकते हैं। चलें आगे। T1, आज बेटा
T1 क्या कहता है? Account टेंट appearing after the following events take place in April. आग लगी, अनइंश्योर्ड स्टॉक जल गया 10 लाख। मेरे एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। क्या कहते हो भाई? सैल्वेज वैल्यू 2 है, यानी कि लॉस 8 है। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। गोइंग कंसर्न अगर हो तो एडजस्टिंग। एडवर्टीजमेंट क्लेम, सूट फाइल कर दिया, सूट अगेंस्ट कंपनी, एडवर्टीजमेंट फाइल्ड। बताइए क्या करेंगे? आफ्टर ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड है। अब देखो डिपेंड करता है कि जो एडवर्टीजमेंट था वो कब हुआ था, और जब हुआ था तो क्या हमें डर लग रहा था? डर लग रहा था तो फिर एडजस्टिंग है, इसके लिए थोड़ा प्रोविजन बनाएंगे। नहीं तो नॉन एडजस्टिंग और कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी है तो रहेगा अपना, प्लस कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी तो। ठीक है, चलिए कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन पुराने भी हैं, उन क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, नीचे से देखिए। मई 2000, कमीने ने 5 नंबर में 5 क्वेश्चन पूछ लिया है। बताइए कोई तरीका हुआ? 5 नंबर में 5 क्वेश्चन, दिमाग तो 5 बार लगाना पड़ेगा ना। चलो, अप्रूवल 15 जून को हो रहा है। एडवर्टीजमेंट के लिए वही वाला क्वेश्चन है, 20 अप्रैल को फाइल किया गया है। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। टर्म एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन वाज डिसाइडेड बाय मार्च, बट फिनांस रिसोर्स बाद में हुए और इन्वेस्टमेंट बाद में किया गया। ध्यान दो, टर्म एंड कंडीशन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया। आप बताइए एडजस्टिंग। टर्म एंड कंडीशन तो डिसाइड हो गया ना। देखो तो इसमें क्या लिखा है आंसर, मैं भी पढ़ लूं। नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है, देख रहे हो? ठीक है ना, लिखा है यहां पे एडजस्टिंग। स्टडी का कई आंसर है। कौन सा वाला? उसमें जानते हैं, उसमें बातचीत शुरू हुई थी, टर्म एंड कंडीशन नहीं हुआ था। आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 था मेरे ख्याल से, उसमें बातचीत शुरू हुई थी। मेरे ख्याल से कोई फैसला नहीं हुआ था। इसमें क्या फैसला हो गया और बोले घर से पैसा लेके आ रहे हैं, रुको यही रहना, अभी पैसा लेके आ रहे हैं। फर्क है दोनों में। देखो बेटा, एक में ना, अब जानते हो, एक में अभी बस केवल बात चल रही है कि हाँ उस शहर में लड़की अच्छी है, और दूसरे में बेटा सगाई हो गई, सब हो गई है, शादी बाकी है। फर्क है ना। इधर देखो, कैश 5 लाख लेके भाग गया, अब डिटेक्ट हुआ, एडजस्टिंग। कौन सी चीज? अच्छा रुको यार, 16 जुलाई, ये तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है। नॉट इवेंट आफ्टर बैलेंस। मैं जरा इसका आंसर देखूं क्या लिखा है। अच्छा, नो रिक्वायरमेंट है ना। ठीक बेटा, सही हो, सही पकड़े हो। कंपनी ने एक प्रपोजल भेजा टू सेल द बुक वैल्यू दिस मच, डीड बाद में रजिस्टर्ड हुआ, क्या कहते हो? प्रपोजल टू सेल मेरे ख्याल से नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि प्रपोजल है, अभी तो बातचीत हुई नहीं, डन हुआ नहीं, नॉन एडजस्टिंग। देखना इसके आंसर में क्या है, मतलब नॉन एडजस्टिंग। मेजर फायर हो गया 5 अप्रैल को, फुल्ली इंश्योर्ड है, यानी गोइंग कंसर्न का कोई डर नहीं है। बोलो क्या करेंगे? नॉन एडजस्टिंग। ज्यादा लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं है। हो गया? आप होते तो निपटा देते। देख रहे हो एक मजेदार बात कि है कितना छोटा, एस कितना छोटा है, लेकिन एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इसका नहीं है। ये बस केवल पढ़ लो, थर्ड पढ़ लो, पढ़ो भाई। एक एक नंबर ट्रू एंड फॉल्स है, पढ़ो।
एक नंबर में तीनों है, ट्रू फॉल्स है। कंटीजेंसी इज ए कंडीशन वेयर अल्टीमेट आउटकम विल बी नोन ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ सर्टेन अनसर्टेन इवेंट। सही है भाई, सही है गलत है? विल बी नोन ओनली ऑन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट, यही तो कंटीजेंसी होता है यार, तो फॉल्स क्यों लिखा हुआ है? Contingency is a condition or situation ultimate outcome will be known on determination only on occurrence or one or more। अच्छा, occurrence और non occurrence, अच्छा अच्छा ये है, गजब है यार, इतना बारीक पूछ रहा है। occurrence और non occurrence of a uncertain event, ठीक है, false है। अच्छा ये 12 नंबर आता है, आपने तो पढ़ा है। गवर्नमेंट ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल शुड बी रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल जब, सही है ये? याद है किसी को गवर्नमेंट ग्रांट? नहीं याद है? सही है, सही है, आपने को याद नहीं है, गोली मारो गोली मारो, चलो आगे बढ़ो यार, बहुत सारा केस है। ये पढ़ो, अकाउंटिंग ईयर ऑफ डी लिमिटेड 18 मार्च बट द अकाउंट्स वेयर अप्रूव्ड ऑन 30 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल फायर अकर्ड हुआ। लॉस ऑफ फायर इज सच ए मैग्नीट्यूड नॉट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट द बिजनेस टू स्टार्ट ऑपरेशन अगेन। गोइंग कंसर्न सीज, गोइंग कंसर्न सीज, अब बताओ, अब ये एडजस्टिंग है, वैसे तो नहीं था लेकिन गोइंग कंसर्न सीज हो गया तो अब ये एडजस्टिंग है। क्या कहा तो बचवा? खूब दिल से समझ आया ये? इसलिए बेटा दिल से है कि अब सबने ध्यान से सुना, मैं देखा कोई बातचीत नहीं कर रहा था, इसी में कई लोग लगता सर क्या बता रहे, एडजस्टिंग, थोड़ा बात कर लिया, फिर एडजस्टिंग, फिर बात कर लिया, तो फिर वो नहीं होगा। हेलो गुड मॉर्निंग। आपने एस एडवांस अकाउंट की नई बुक वो बना ली है, आपने नए क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, तो एस वाली फाइल भेजिए, एडवांस अकाउंट का एस का, AS4 एडिशनल भेजिए भेजिए भेजिए, AS4 उसमें है ना, भेजिए। फोन पे मैंने नए क्वेश्चन मंगा लिए ना, कंट्रोल रूम से बात करके। तुम्हें क्या लगता है मैंने कहीं और फोन मिला दिया? हाँ बे नहीं, वो बात मैं 6 बजे के बाद करता हूं। इधर आओ, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक क्या करूंगा? इधर आओ, बात तो सब करनी चाहिए, क्या बुराई है? इधर आओ, देखो 15 अप्रैल को मीटिंग हुआ, यानी कि अप्रूवल 15 अप्रैल को हुआ, तो 18 अप्रैल बैलेंस शीट बंद हुआ है मार्च में। डिविडेंड दिया भाई 2 करोड़, 2 रुपए पर शेयर, और ये डिविडेंड और रिकमेंड किया है, और एजीएम होना है यहां पे और वहां पे अप्रूव होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ। तो देखो अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? पहले प्रपोज डिविडेंड की अकाउंटिंग होती थी, यही था स्टैट्यूटरी आइटम का एग्जांपल, लेकिन अब चूंकि, हाँ देखो ना, पढ़ो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट आया था, मैंने बताया था ना आपको, और अमेंडमेंट ने कहा कि अब प्रपोज डिविडेंड को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नो ट्रीटमेंट। वो चलेगा बेटा, नो ट्रीटमेंट, कहीं कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। और देखोगे कि अगला एस पढ़ाएं, अब पीछे वाला खुद देख लेना, ठीक है? नौ मतलब ओल्ड सिलेबस वाले खुद देख लेना, कोई और एस पढ़ाते ना, मुझे लगा एग्जांपल दे रहा हो कॉल करके, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। चलो एक मजेदार एस और हो जाए, बहुत ही मजेदार। एस 5 है, नेट प्रॉफिट और लॉस प्रायर पीरियड
चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, हे भगवान, एक ही में सारा माल है इसमें। नेट प्रॉफिट भी है, प्रायर पीरियड भी है, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी है। लेकिन बताओ इसमें भी और भी चीजें हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी है, और नेट प्रॉफिट के अंदर कई सारी चीजें हैं। ध्यान दो, ये एस ट्रीटमेंट का एस नहीं है, ये एस प्रेजेंटेशन का एस है। एस 4 ना ट्रीटमेंट था कि एडजस्ट करें ना करें, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का एस है। प्रेजेंटेशन का एस का मतलब होता है कि कोई भी चीज पीएल में, बैलेंस शीट में कैसे दिखानी है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे एस 17 आएगा, एस 18 आएगा, ये सब प्रेजेंटेशन के एस है। एस 24 पढ़ेंगे हम लोग, प्रेजेंटेशन का एस है, उसमें तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो आप दिन रात पीएल बनाते ही हैं, पीएल में हम ऑल इनकम ऑल एक्सपेंसेस रखते हैं, लेकिन बेटा ऑल इनकम ऑल एक्सपेंसेस ऐसे ही धड़ाधड़ रख देना, खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि ऑल इनकम ऑल एक्सपेंसेस एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं जो कभी कभी होने वाले होते हैं, इनफ्रीक्वेंट समझते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं है, लेकिन अब मान लिया गली में जा रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया, आपका एग्जाम छूट गया, क्या करोगे? जाने तो जहान है। अब इसमें कहोगे कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले कोरोना हो गया, सीए इंस्टीट्यूट ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि तो टेम्परेचर में ख्याल चेक करते हैं, नहीं इंस्टीट्यूट किया, तो क्या बोलोगे? ये बच्चा मां फालतू है, रद्दी है। कारण भी तो देखा जाता है कि बस केवल रिजल्ट ही देखोगे, कारण भी तो देखोगे ना भाई, क्यों, क्या कारण था। तो यही बात यहां भी देखनी है बेटा, कि पीएल अकाउंट के अंदर जो सारी चीजें हम रखते हैं ना बेटा, उसको रखने का भी तरीका है। एज सच हम सीधे चीजों को नहीं रखेंगे, हम उसको तरीके से रखेंगे। तो यही है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम। सर्टेन आइटम क्या है मैं बताऊंगा, स्पेशल इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बस। सो दैट ऑल एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट सच ए स्टेटमेंट इन यूनिफॉर्म बेसिस। और यूनिफॉर्म बेसिस पे होगा तो कंपेरिजन आसान होगा। अब कभी कभी पढ़ते हैं पेपर में लिखा होता है कि भाई फलानी कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन नीचे लिखा होता है बट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़ 200 इज फ्रॉम वन टाइम आइटम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 1000 हुआ है मानते हैं, लेकिन इसमें 200 तो ऐसा है जो वन टाइम है। भाई कोई लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि सब्सिडरी में कहीं पे, वो बेचे कमा लिया, तो क्या बहुत बड़ी कमाई हो गई? क्या हर बार हो जाएगी? जानते हो चीज जो हर बार हो वही मजा है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, पंकज पचौरी स्पेशल जज था केबीसी में, जिस वक्त मोतिहारी के लड़के ने पहली बार 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपए जीता था। क्या उस लड़के का नाम था? मेरे ही शहर का लड़का था वो। केबीसी में पहली बार एक लड़के ने 5 करोड़ नहीं जीता था, और बड़ा उसका नाम हुआ था सुशील कुमार, मेरे ही शहर का लड़का है वो, हम लोग से जूनियर होगा। तो 5 करोड़ जीता, पूरे देश में नाम हुआ। पंकज पचौरी स्पेशल जज था, और उसने उसको एक सवाल का जवाब देने में मदद भी की थी, 5 करोड़ वाले सवाल का जवाब देने में मदद की थी। तो उसका इंटरव्यू हुआ पंकज पचौरी का कि पहली बार 5 करोड़ को जीता है और आपकी मदद से जीता, वो कैसा लग रहा है? पंकज का जवाब बहुत बढ़िया था। वो पहले बीबीसी का वो रिपोर्टर हुआ करता, उसने बोला कि ये तो ठीक है पैसा मिला है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश के युवक कुछ ऐसा अपने अंदर स्किल और टैलेंट डेवलप करें कि इस तरह की आमदनी उनको हर साल हो। ये वन टाइम प्राइज वो जीतने से क्या होगा? और वही हुआ। 5 करोड़ अपने आप में बड़ा अमाउंट है। वो सुशील उसमें वो सुपरस्टार बन गया हमारे शहर का, एमपी एमएलए सब उसको बधाई दे रहे थे। आज जाके देखो फिर लुंगी गंजी पहन के घूम रहा होगा। पांच करोड़ में क्या उसने कहा घर खरीद लिया छोटा मोटा, बाकी पैसे खर्च 5 तो उसको मिला ही नहीं होगा, 3.5 मिला होगा। 3.5 करोड़ की जमीन कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तब है ना भाई, इतनी जमीन तो अरविंद सर हर साल खरीद के बेच देते हैं। फैक्ट यही है। तो आप सुशील कुमार की तरह बनना चाहेंगे या अरविंद दुबे की तरह? आप खुद सोच लो। जाहिर है भाई, चीज ऐसे क्या क्या करें। अबे तो हम कहां खरीदते हैं? अरे
ये सब पुरानी बातें, ये सब अरविंद सर वगैरह के, अरविंद सर और रईस सर के दम पे ही हुआ है और सब पार्टनर है। ध्यान दो, फिर से सुनो। तो इस काम वो होना चाहिए जो हर बार हो या एक बार। तो जो हर बार की चीज होती है वो काम की चीज होती है, इसमें विश्वास कर सकते हैं। कोई वन टाइम तो देखो, वन टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा, तो उसको थोड़ा साइड में रखो ताकि यूजर को उसका इंपॉर्टेंस, बताइए बेटा, समझ में आए। तो देखिए पढ़िए क्या लिखा है, इसीलिए आपको ये सब चीजें करनी है। देखो पहला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ये तो समझने के लिए होता है। ये पहली ट्रीटमेंट है बड़ी शानदार, कि ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेज which are recognized in a period should be included in the determination of net profit and loss unless an accounting standard require or permit otherwise। कमाल की चीज है ये, मैं इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूं। देखो जितनी भी इनकम एंड एक्सपेंसेज आप जिसको मानते हो वो सब आना नेट प्रॉफिट और लॉस में ही है, जब तक कोई और एस कुछ और ना कहे या कोई लॉ कुछ और ना करे। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा इशू ऑफ शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, तो उसको हम पीएल में नहीं रखते, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखते हैं। कोई एक्ट है ऐसा कहता है, कंपनीज एक्ट, याद है आपको, चलेगा। बोनस शेयर इशू करते समय एक्सपेंस है लेकिन वो पीएल में नहीं आता, वो रिजर्व में सरप्लस वगैरह वगैरह में आता है। कोई एक्ट है ऐसा कहता है, याद है सबको, इट्स ओके। कोई एसेट्स का रिवैल्यूएशन उस पर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में आता है, पीएल में नहीं आता। कोई एस है कोई एस 10 ऐसा कहता है। कोई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिला गवर्नमेंट ग्रांट तो कैपिटल रिजर्व में जाता है, पीएल में नहीं आता। कोई एस है ऐसा, S12 ऐसा कहता है, ठीक है। कोई बिजनेस हमने खरीदा, नेट एसेट से कम ज्यादा दिया तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में आता है, पीएल में नहीं आता। कोई ऐसा एस है, कौन सा एस, हे भगवान सब भूल गए। कोई बिजनेस खरीदा उसमें पीसी नेट एसेट से कम ज्यादा दिया तो प्रॉफिट लॉस कैपिटल रिजर्व या गुडविल में आता है, पीएल में नहीं आता। एस 14 सीधी बात। तो देखो कोई एस है जो ऐसा कहता है वैसा कहता है वैसा कहता है, वो करो। लेकिन अगर कोई ऐसा इनकम एक्सपेंस है जिसके ऊपर कोई एस लागू नहीं होता तो वो कभी कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, वो कभी जनरल रिजर्व में नहीं जाएगा, वो कभी सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा, क्योंकि जब किसी का आदमी को किसी की परफॉर्मेंस देखनी होती है तो लोग जनरल रिजर्व जाके देखते हैं कि पीएल स्टेटमेंट देखते हैं। अब तुम सारी इनकम एक्सपेंस को इस रिजर्व में उस रिजर्व में उस रिजर्व में उस रिजर्व में डाल दो, फिर पीएल बनाई क्यों रहे, बंद करो साले पीएल को बनाना, फिर फायदा क्या हुआ। और कह रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, ये तो डमी हो जाएगा ना। फिर सोच के देखो, बात सही तो नहीं रहेगी ना। इसीलिए एस कहता है कि देखो भाई अगर कोई एस है, ठीक है, कोई एस है तो मैं मना नहीं करता, उसको पूरा आदर है, वो कुछ कहे तो कर लो। लेकिन अगर कोई एस नहीं है तो चाहे कैपिटल इनकम हो, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो, इन्वेस्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे एबनॉर्मल हो, चाहे इंसिडेंटल हो, चाहे एक्सेप्शनल हो, चाहे जैसा भी हो, आएगा वो कहां, पीएल। एक ही डब्बा है, इसी में मिक्स वेज सब डालना है। तो ये कहने के बाद अब एस कहता क्या है, कहता है कि देखो अब पीएल में तो हो गया बहुत सारा आइटम, तो एक जैसा पीएल मत बनाओ, पीएल को ना ग्रेड बना दो। घर में कैसे होता है, सामान को रखने के लिए रैक बना देते हैं। घर में 2-3 बच्चे हैं तो भाई ये बिट्टू का है, ये चिट्टू का है, ये मिंटू का है। लड़ाई नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी। ये जब थोड़ा और बड़ा हो गया तो कमरा बांट देते हैं, ये इसका कमरा है, उसका कमरा, उसका, अपने अपने कमरा में रहो सब। हाँ जी, घर बढ़ जाता है, ये उसका घर है, उसका घर है, उसका घर है। सही बात है भाई, अभी से बंटवारा कर रहा है, नहीं सोच के बैठे, नहीं चलो ध्यान दो। तो सुनो ना, अरे सुनो यार, तो मेरा कहना है कि पीएल में जाएगा तो सब, लेकिन सुनो ना, पीएल में जाने का बेटा एक तरीका है, केवल पहले देख लो फिर बात करेंगे। ऐसे डब्बा बना देंगे, जो नॉर्मल होगा ना बेटा, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, वो अलग आएगा। फिर जो एक्सेप्शनल होगा ना वो अलग आएगा।
प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा। फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा ना वो भी अलग आएगा। फिर जो प्रायर पीरियड होगा ना, पिछले साल वाली एरर, वो भी अलग आएगा। आएगा सब यही, आना तो सब यही है लेकिन अलग आएगा प्रायर पीरियड वाली। ठीक है, तब जाके बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। ध्यान से देखो, 1 2 3 और 4। नॉर्मल अलग, डे टू डे अलग, एक्सेप्शनल अलग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग। आपको सर फायदा बेटा पता चल जाएगा कि इसके चलते कितना डेविएशन हो रहा है, इसके चलते कितना हो रहा है, इसके चलते कितना हो रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि सब साल नहीं होते तब भी ये तो हमारा था ही ना, क्योंकि अगले साल जो होने की उम्मीद है पता है कौन सी होगी, ये वाली होगी। इसको बोलते हैं, आपने शेड्यूल 3 पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। नहीं, ये वो चीज है जो हमारे काम की है। फिर बाद में टैक्स वगैरह अपना करते रहो, मना नहीं कर रहे, टैक्स तो सब पे लगता है भाई, क्या करोगे। आया बच्चों वो समझ में। तो ये बंटवारा इसी एएस के चलते हुआ, इसीलिए शेड्यूल 3 वैसा बना है। पहले शेड्यूल 3 वैसा नहीं था। पहले कंपनी का ट्रेडिंग पीरियड तो नॉर्मल तरीके से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से बनता था, लेकिन उसमें एनालिसिस सही नहीं हो पाती थी, लोगों को इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिल पाता था। तब जाके एएस बना कि नहीं नहीं वैसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, अलग अलग करके रखो। हर बार खिचड़ी ठीक थोड़े ना है, चावल दाल अलग होना चाहिए, चोखा चटनी अलग होना चाहिए, तो मजा है खाने का। जिसका मन है खाएगा, नहीं मन है नहीं खाएगा। इज इट लाउड एंड क्लियर? आओ पढ़ते हैं। हर एस के पीछे ना बेटा कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उसको समझना चाहिए। उसे एस याद करने में, समझने में मदद मिलती है। और मैंने हमेशा बोला एस होता है एक ही लाइन का है, चाहे कोई भी एस हो। इसका ये लाइन है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर करो। चलो पढ़ो, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। सबसे पहले तो तय कर लें कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी है क्या। देखो जी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है, विच आर अंडरटेकन बाय एंटरप्राइज एज पार्ट ऑफ द बिजनेस। याद रहेगा कैसे, पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। एंड such related activities which are in which the organization engage in furtherance of or incidental or arising from these activities। आपको एग्जांपल देता हूं, मारुति इंडस्ट्री, उसने एक मशीन बेचा, उस पे लॉस हो गया। बताइए कौन सी एक्टिविटी है ये, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? डेविड क्या बोला आपने? ऑर्डिनरी है। मेरे से पूछो क्यों? भाई देखो, बिजनेस करोगे तो मशीन खराब नहीं होगा, खराब होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। जैसे टॉपर्स में सरस्वती पूजा हुआ, 30-40 रुपए लग गए। मुझे बताओ, ये 30-40 रुपए टॉपर्स के लिए कौन सा एक्सपेंस है? ऑर्डिनरी है, विद्या का मंदिर है, स्कूल कोचिंग क्लासेज है। यहां नहीं होता, हमारे बिहार में तो छोटा से छोटा कोचिंग वाला भी फोटो लगा के बेचारा करेगा, बट करेगा जरूर, 2 किलो लड्डू जरूर बांटेगा। बल्कि वहां तो छोड़ो, वहां हर विद्यार्थी भी करता है। सरस्वती पूजा के दिन जनरली सब लोग उपवास रखते हैं वहां पे, पढ़ने वाले सारे बच्चे मांस मछली नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। कस्टम है भाई, हमारे यहाँ कस्टम है, यहाँ कस्टम नहीं है। हमारे यहाँ कस्टम है, हर विद्यार्थी एकदम नहा के, जो साला कभी नहीं नहाता होगा वो भी नहाता है सरस्वती पूजा के दिन। और हो सकता है कि नई गंजी पहने, थोड़ा पीला कुछ चंदन लगाए, कुछ इस तरह से बातें करे। मीट मछली तो बिल्कुल नहीं खाएगा उस दिन, उपवास रखेगा, नॉर्मल है भाई। तो सरस्वती पूजा टॉपर्स के लिए नॉर्मल है। ये विद्या है तो यहां पे होगी होगी। प्रोजेक्टर बिक गया, ये सब कुछ बिक गया, ये सब बताओ क्या है, नॉर्मल है। लेकिन कोरोना के चलते अब ये बिल्डिंग 2 साल बंद थी। ये क्या था? ये एक्सेप्शनल भी नहीं था, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। बताऊंगा क्यों, बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, आगे चलिए। तो ऑर्डिनरी सब लोग समझ गए कि ऑर्डिनरी वो नहीं है कि जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा से रिलेटेड जो है वो सब ऑर्डिनरी है। सीधा से रिलेटेड है वो सब ऑर्डिनरी है।
आप कहोगे सर तो फिर एक्सेप्शनल क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? पढ़ो एक्सेप्शनल। When an item of income and expense are of such size, ध्यान देना, such size, nature, incidence that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, the nature and amount of such items should be disclosed separately. हम बताएंगे आपको। देखो कई बार ऑर्डिनरी चीजें होती हैं लेकिन बड़ा अजीब सा हो जाता है। जैसे हम आप में से बहुत सारे लोग हैं, तो हम सब लोग कितना, बॉयज जनरली 5.5 फीट से 6 फीट के बीच में होते हैं जनरली, लेकिन अब देखा कुछ बॉयज 5 फीट के भी रह जाते हैं, कोई बॉयज 6.5 फीट का भी हो जाता है। तो क्या हो गया, थोड़ा एक्सेप्शनल हो गया। कुछ ऐसा जीन का असर होता है, माँ बाप का असर, खाने पीने का असर हो जाता है, कोई छोटा है कोई बड़ा हो जाता है। लेकिन 5 फीट का है तो क्या इंसान नहीं रहा हो, और 6.5 फीट का होगा तो क्या जिराफ हो गया? रहा तो इंसान ही। देखो जनरली लड़कों का वजन इस उम्र में, जो आपकी उम्र है, वो 45 किलो से लेकर 60-65 किलो की होती है जनरली। लेकिन आपने देखा होगा कुछ 80-90 वाले घूम रहे होते हैं कोचिंग में, और कुछ बेचारे 35 वाले भी होते हैं। एक तीसा आती आज नहीं आई है, अब तीसा आपने कहा 30 किलो की है, ठीक है कि नहीं? तो क्या वो मतलब स्टूडेंट नहीं है? ठीक है कि नहीं? है भाई। कुछ बच्चे होते ही दुबले पतले हैं, उनको कुछ भी खिलाओ उनके शरीर में नहीं लगता, वो जब सीए बनेंगे तब उसके शरीर में लगेगा, अभी उसके माँ बाप उसको कुछ भी वो खिला देने लगेगा। होता है, अपना अपना नेचर होता है। तो इसी को बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सॉरी एक्सेप्शनल। आप कहेंगे सर एग्जांपल दो। देखो इन्वेंट्री का कम या ज्यादा हो जाना, अब छोटा मोटा कम ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा मतलब कोई इन्वेंट्री रख करके थोड़ा सा पुराना पड़ गया तो उसको डाउन करना पड़ा। ये देखो रिकंस्ट्रक्शन करना, अब बिजनेस है तो रिकंस्ट्रक्शन तो होगा, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन कोई डे टू डे की चीज तो होती नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल हो गया। फिक्स एसेट का बिकना है तो ऑर्डिनरी, लेकिन एक्सेप्शनल नेचर का ऑर्डिनरी है, बड़ा फिक्स एसेट प्रॉफिट लॉस ज्यादा हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कहेंगे, है तो ऑर्डिनरी, लेकिन बताइए क्या हो गया? हाँ, लेजिस्लेटिव चेंजेस फ्रॉम पास्ट इफेक्ट, पीछे के टैक्स बदल दिया, कुछ बदल दिया, क्या करोगे? लिटिगेशन सेटलमेंट, कोई केस मुकदमा चल रहा था उसमें कुछ पैसे देने पड़ गए। टोटल रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, कोई प्रोविजन कम हो गया, कोई प्रोविजन ज्यादा हो गया, तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता बेटा। क्या होता है? ये सब एक्सेप्शनल हो सकता है। अगर मतलब चीज ऑर्डिनरी है लेकिन बड़ा हो गया। सब खेती कभी करी है या खेत में कभी जाते हो? कुछ आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, या कुछ आम बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और कुछ आम एकदम छोटा हो जाएगा, पेड़ वही है, बाकी सब नॉर्मल, मान लो कि 200-200 ग्राम के हो रहे हैं, कोई साला 50 ग्राम ही पक जाएगा, और कोई बहुत बड़ा। मूली की खेत अगर आपने देखे हो तो कुछ मूली बहुत ही मोटा हो जाता है, नाराज हो जाता है, एकदम से मोटू हो जाएगा वो, और कुछ एकदम एकदम पतला हो जाएगा। चलता है, खेती कर रहे हैं तो चलता है इसमें। अभी पीछे जमीन देखने गया था इधर डासना वगैरह, तो वहां पे कोई नहरी बहती है, भाई साहब पूरी नहरी में यहां से वहां तक मूली की सफाई हो रही थी। हमने पूछा क्या हो रहा है, तो बोला हम लोग का सर मेन कैश क्रॉप है मूली, पूरा गांव ही हमारे यहाँ मतलब मूली की खेती करता है। जो चाहिए मुझे भी नहीं पता, होता होगा, बिक जाता होगा, लोग कमाते होंगे तभी तो सब लोग कर रहे हैं, वरना कोई एक आदमी करता, पूरा गांव ही करता है वहां पे मूली की खेती। लेकिन अब कोई पतला भी, हमने भी 2-3 उखाड़ लिया, उसने कहा सर कोई बात नहीं, ले लो और ले लो और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 2-3 रुपए किलो बेचते हैं, क्या फर्क पड़ता है हमें। चलिए जो बात, क्या भाव यहाँ मूली मिलता है? नहीं, यहाँ पे 10-20 रुपए मिल रहा होगा, 10 रुपए, वो लोग 3 रुपए बेचते हैं, वो लोग 3 रुपए किलो बेचते हैं। चलवा जाओ। तो ये है एक्सेप्शनल। आप सुनो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है भाई साहब, ये तो मेन है। क्यों मैं कह रहा था कोरोना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? पढ़ो। which arose in the current period from the event or transaction which is clearly distinct from the ordinary activity of the enterprise. टॉपर्स में कोचिंग होता है या कोरोना की पढ़ाई होती है? ये कोरोना कैसे लाया जाए ये होता है क्या? ना तो हम दवा की कंपनी है, ना कुछ ना कहीं। कोरोना हमारे से बिल्कुल अनरिलेटेड है,
हमारे नॉर्मल डे टू डे बिजनेस से या उससे रिलेटेड तो कतई भी नहीं है। लेकिन सबसे भारी असर कोचिंग पे पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले कोचिंग बंद होती है और सबसे लास्ट में कोचिंग खुलती है। वो तो हम लोग जबरदस्ती खोल लेते हैं, अलग बात है, लेकिन खुलती सबसे लास्ट में। अब की बार भी खोल लेते बेटा, वो तो ठंडी बहुत था, मैं इसीलिए आप लोगों को नहीं बुला रहा था, नहीं तो मैं तो बंद भी नहीं करता। वो ठंडी बहुत ज्यादा था इसलिए मैंने बंद किया। चलिए आइए, ठंडी जैसे ही ठीक हो, मैंने 27 तारीख तो बुला ही लिया था, मेरे ख्याल से बुला ही लिया था। इसमें सबसे तो परेशान थी ईसी है, क्या नाम है इसका, ईसी का। ये भाई साहब सुबह मैसेज, शाम मैसेज, अच्छा उसके बाद एक और मैसेज कि नहीं सर हमें लग रहा है आप गोली दे रहे हो, आप खोलोगे नहीं, हफ्ते हफ्ते करके ना पूरा हमें पढ़ा दोगे ऐसे ही। और जोर देगी कि भाई किसी बच्चे ने हमें बोला है कि सर तो ऐसे ही गोली देते हैं। ये भी जोर देती थी, किसी ने बोला है कि हमें, कौन वो बच्चा था बताओ जरा, कि तुमने कई बार ऐसा बोला मुझे कि नहीं सर आप ऐसे एक एक हफ्ते करके पूरा कोर्स निकाल दोगे आप। जीना हरा, मतलब मैं तो इसका मैसेज देख के डर जाता था यार, फिर आ गया। चलो ध्यान दो, लेट्स सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का क्या हो सकता है। देखो अर्थक्वेक कौन से बिजनेस से संबंधित है, किसी नहीं। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, यहां पे गड़बड़ी हुई। लॉकडाउन में टॉपर्स का एक स्टाफ था, थोड़ा दारू पीता था या पता नहीं क्या चक्कर था। भरत भाई लोग यहां रहते हैं, उसके बावजूद भी उसने बैटरी निकाल के बेच दी। एसी का पाइप नहीं होता है, कॉपर पाइप, वो निकाल के बेच दिया। क्या पता कहीं एक आध एसी भी बेच दिया हो। एसी बेचा था कि नहीं? आपका भी तो हाथ नहीं था ना उसमें नहीं था ना चलिए ध्यान दीजिए, हाँ चलो ध्यान दो। अब सब बंद था, कोई आता जाता था नहीं। पिछली बार तो फर्स्ट वाले में तो लोग डरे हुए थे ना, तो मतलब दिन भर घर पे बैठ के वही ऑनलाइन क्लासेज और बाकी समय में ताश खेलता था। खुद मुझे कोरोना हो भी गया था, तो चलता रहता था ऐसा। तो यहाँ पे जब पता चला कि भाई कई एसी के पाइप और बैटरी वोटरी सब भेज दिया उसने, पता नहीं उससे क्या नाम था, राघवंशी है क्या नाम था, राजेश्वर, जो भी था बेच दिया। अब बताओ ये क्या है टॉपर्स के लिए? एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है। लेकिन याद रहे बेटा, सिग्निफिकेंट इवेंट होने चाहिए, क्लियरली डिस्टिंक्ट। जैसे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कोई रेलवे बनाना है, मेट्रो बनाना है, ऐसी कोई बात हो गई, प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई, तो ये सब चीजें जो है क्या बताइए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। याद रहेगा, बड़ा सिंपल है बेटा। एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी को सेपरेट दिखा देना है, बस, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर आपका मन करे तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बाहर आप नोट्स में उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देना कि किससे संबंधित है, क्यों हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको सेपरेट दिखा देना है बस, ताकि लोग उसका असर समझ सकें कि भाई इसका क्या असर होता है। आज के लिए बेटा यही रुक जाए। चलिए, इसमें दो ही बातें बच गई, एस्टिमेट, प्रायर पीरियड आउट करेंगे कल फिर क्लास है, ओके ना? कल फिर इसी वक्त क्लास है, और शाम वाली क्लास तो खैर है ही, इकोनॉमिक्स क्लास में कोई कमी नहीं है, वही 6 बजे तक क्लास चलेगी, ये एक्स्ट्रा है। कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।